सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जारी है और तब्दीली सरकार एक बार फिर अपनी काबीना में तब्दीली के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार इस तब्दीली से क्या आवाम के हालात तब्दील होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तो कई वुज़रा पर बरहम है। पंजाब काबीना समेत ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। बड़े बड़े ऐसे वुज़रा हैं जिनके क़लमदान अब तब्दील किए जाएंगे। ये बरहमी उन तमाम तर सूरत हाल पर है, उनके काम पर है, वो कारकर्दगी पर है, वो जो अभी नहीं दिखा पाए हैं। आज काबीना में अगर इन अफसरान को, इन वुज़रा को तब्दीली के अहकामात दिए जाते हैं तो क्या फिर आवाम फिर से ये उम्मीद लगा लें कि उनके हालात तब्दील हो जाएंगे, मईशत में बेहतरी आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी और उनको जॉब्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और हालात जो अभी ख़ास से ख़राब है मईशत के हवाले से, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, क्या सूरत हाल रहेगी और क्या बातें की जा रही हैं जो इस्लामाबाद के सियासी हल्के हैं, समाजी हल्के हैं। मुर्तज़ा हमारे साथ है। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुर्तज़ा, ये बताइएगा, वफाकी काबीना का इजलास है, इसमें एजेंडा क्या है? और दूसरी बात कि ये अब दोबारा से बातें की जा रही हैं, काबीना में तब्दीली होगी, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली होगी, इस तब्दीली से क्या आवाम के हालात तब्दील होंगे? क्या खबर है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया इसमिया। एक तरफ तो ये नॉर्मल एक इजलास है, जिस तरह से हर हफ्ते में इजलास एक दफ़ा मुनक़द किया जाता है, उसमें मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होती हैं। इस तरह से नॉर्मल ये इजलास है और उसमें जो एजेंडा आइटम्स हैं उनके ऊपर बातचीत जारी है। असल जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आऊँगा कि तब्दीलियाँ क्या क्या हो रही हैं। तब्दीलियों के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी बरहम हैं। गुज़िश्ता जो 2-3 हफ़्ते हैं उनसे उस वक्त से लेके अब तक उनका ज़हन बना हुआ है कि वो अपने कुछ जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं मावन ख़ुसूसी, उनको वो फ़ारग करना चाहते हैं और उसके साथ उनका 1-2 वुज़रा की कारकर्दगी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनको भी वो चाहते हैं कि दोबारा काबीना में लिया जाए और उनसे काम जो है वो लिया जाए। इस हवाले से इसी हफ्ते में ये जो आज मंगल है, जुमे तक ये चीज़ें डिसाइड कर ली जाएंगी। आज तो भरकफ नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसे पीएम्स हैं उनको हटाया जाएगा, एक एडवाइज़र साहब हैं या शायद 2 एडवाइज़र्स को हटा दिया जाए। तो मुर्तज़ा, नाम तो होंगे आपके पास, कुछ नाम अगर हैं तो बताइए, कौन कौन से एडवाइज़र हैं, कौन कौन से मुआविन ख़ुसूसी हैं जिनके नाम हैं अभी डेंजर जोन में? इसमें एक तो ढांचा जाती इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म के मशीर हैं। वज़ीर आज़म उनसे कुछ काम उनको दिया गया था, लेकिन 1 साल हो गया है, वो काम अभी तक वैसे ही मौजूद है। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं और उनके साथ रज़ाक दाऊद साहब हैं। उनको भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल वो रहे हैं, पूरा साल उनका ऐसा ही रहा है। कभी वो GIDC में इन्वॉल्वमेंट सामने आई, तो कभी डैम का जो सिलसिला था उसके ठेके में मामलात सामने आए। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें उनके हवाले से चल रही हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर बाबर अवान साहब की आज मुलाकात हुई है, ये भी इंतहाई अहम मुलाकात थी। डॉक्टर साहब इंटरेस्टेड हैं कि वो वज़ारत इत्तलात व नशरियात जो हैं वो चलाएँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि उनको वज़ीर आज़म साहब किस असद उमर के हवाले से बताएं। मुर्तज़ा, असद उमर को कौन सी वज़ारत दिए जाने का इम्कान है? जी, असद उमर साहब से कहा गया है कि वो पेट्रोलियम सेक्टर को देखें, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है ये सेक्टर। और क्योंकि इसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की अगर कहा जाए तो बेजा नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है और दुनिया। लेकिन मुर्तज़ा की वही वजारत है, जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो उनको यही ऑफ़र किया गया था, उन्होंने उस वक्त रिफ्यूज़ किया था, कैसे मानेंगे वो? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे और जिस तरह से IMF के प्रोग्राम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे, उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने
जो वजारत ख़जाना थी वो छोड़ी थी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अपर हैंड रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ ऐसा दिया जाए जिसमें वज़ीर ख़जाना में जो भी ये वजारतें हैं वो उनके पास रिपोर्ट करें। सही। तो उन्हें कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए ख़जाना का चेयरमैन बनाया गया, जहाँ पे तमाम मशीर भी वज़ीर ख़जाना जो एज एन वज़ीर ख़जाना एक्ट कर रहे हैं वो भी जवाबदेह थे, सेक्रेटरी ख़जाना भी, सब लोग वहाँ पे आते थे। लेकिन उसके साथ सिलसिला जारी रहा मनाने का उनको कि आप आएँ और कौमी धारे में वापस आप डिलीवर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपकी अपनी जमात है। सही। वज़ीर आज़म साहब ने उनको, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि राज़ी किया है, और वो शायद वो जो ECC का इजलास होगा उसमें वो ना जाया करें और वहाँ पे ना वो रहें। लेकिन ये है कि वो पेट्रोलियम एनर्जी डिवीज़न जो है वो उसको देखा करेंगे, उनके फैसले भी शामिल हुआ करेंगे। तैयार है। बिल्कुल सही। मुर्तज़ा, मैं चाहूँगी साथ ही रहें, हमारे साथ उस्मान सईद बसरा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं चाहूँगी उनका भी हम ज़रा मौक़िफ़ लें, बड़ी ख़बरें आपने हमें दे दी हैं। बसरा साहब, ज़ाहिर है आवाम तब्दीली हुकूमत को लेकर ही इसीलिए आए थे, आप लोगों को वोट ही इसलिए दिए थे कि उनके हालात तब्दील होंगे। फ़िलहाल 1 साल हो गया, हालात तो तब्दील नहीं हुए बल्कि बिगड़ गए हैं। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई ने मिडिल क्लास के साथ साथ अपर क्लास को मुतासर किया है, और अब लोग रिलीफ के लिए देख रहे हैं। तो क्या रिलीफ ऐसे ही आएगा बसरा साहब कि बार बार आप काबीना में तब्दीली करें, या इस बार हम अच्छी उम्मीद लगा लें कि चलें 1 साल बाद ही सही, बार बार तब्दीलियों के बाद ही सही, अब आवाम का ख्याल आ गया है, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा सबसे पहले तो मैं आपके गोश्तगुज़ार ये कर दूं कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। इंसानों की ज़िंदगी के अंदर जो उम्मीद है, सब चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी ज़िंदगियों से उम्मीद को निकाल दें, उम्मीद का दामन आप छोड़ दें, तो ज़िंदगी तो बिल्कुल चल नहीं सकती। किसी भी दुनिया के खित्ते में चले जाएं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के अंदर चले जाएं, दुनिया की जदीद तरीन मुआशियत के अंदर भी चले जाएं, वो भी अच्छे की उम्मीद का दामन थाम के बस साहब, अल्लाह करे उम्मीद का दामन थामे रखे, सब्र का दामन ना छोड़ दे आवाम। आप देखिए, मैं ये टेलीविजन के तवज्जो से ज़रा लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, अब आपने कहा कि बेहतरी आई है कि नहीं आई। देखिए, सबसे पहले इतनी शद्दुमत के साथ मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ इस बात के ऊपर। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में वो पहली हुकूमत है जो लोगों से पूरा सच बोल रही है। अगर हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो इमरान खान से अब तवक्को रखें, खुद टेलीविजन पे आके लोगों से कहेंगे हम डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन 1 साल के अंदर जो हमने किया है वो तो लोगों को समझ आने दीजिए। $20 बिलियन का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आपके ऊपर जो ट्रेड डेफिसिट था, ये आपकी इस गवर्नमेंट ने इसको 12 पे लेके ये $8 बिलियन का हमने कम कर दिया है। $9.5 बिलियन का वो कर्जा जो वो कहते हैं ना, जो हम पे वाजिबुल अदा भी नहीं था, वो पिछली गवर्नमेंट का, वो हमने अदा किया है। $1.5 बिलियन जिसमें सूद का शामिल है, वो हमने दिया है। ट्रेड के अंदर डिसबैलेंस था, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर आपकी $25 बिलियन का ये डिसबैलेंस था, आज कम होके 20 पे आ गया है। तो चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। अब मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, चलिए कोई क्रेडिट हमें देने को तैयार नहीं होगा, ना दीजिए। एक तो दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पहली हुकूमत आई जिसके वजीर आजम ने मिनिस्ट्रियां अपने समधी को, बेटों को, अपने दामादों को, बार-बार काबीना में तब्दीली क्यों की जा रही है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और बेहतरी की उम्मीद भी है, तो क्या जरूरत है तब्दील करने की? देखिए, मैं जरा मेरा अगर आप लॉजिक को जरा बनने दें तो ये प्राइम मिनिस्टर पहले पाकिस्तान के अंदर आए, पूरे खानदान के अंदर उनके एक शख्स भी इस कैबिनेट में शामिल नहीं है। जिस दिन उन्होंने कैबिनेट बनाई, सबको बता दिया कि मुझसे तवक्को ना रखें कि मैं आपकी नाकामी को छुपाऊंगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह मेरी टीम का हिस्सा बनिए। लेकिन यह भी तारीखी मौजज़ा करके दिखाया कि जिसने डिलीवर नहीं किया, जो एक खास जो प्राइम मिनिस्टर की एक लाइन थी, जो एक्सपेक्टेशंस की और लोगों के लिए कुछ करने की, उससे जरा भी कम आया। आपने देखे, मैं आपको सुमैया पूछता हूं और हमारे साथ बैठे हुए हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आपके बैठे हुए हैं, आप तो करंट अफेयर से वाकिफ हैं। कभी किसी ने सुना था कि रेड लेटर क्या होता है? कभी किसी ने सुना था? ये मेरे वजीर आजम ने, जो पाकिस्तान के लोगों के सच्चे वजीर आजम हैं, ने पहली दफा बताया कि वजीर आजम के पास एक पावर है रेड लेटर की, जो वो इशू करता है अपनी कैबिनेट को कि आइए दिखाओ हमें अपने आमालनामे, भाई हमें बताओ क्या किया है। इस प्राइम मिनिस्टर ने इशू किया अपने तमाम वज़रा को रेड लेटर,
जिन्होंने कारकर्दगी अपनी अच्छा, शोहरत की कारकर्दगी की बात तो हो रही है लिहाजा उस्मान साहब, इसको सॉरी टू understand इंटरप्ट कीजिए। यू, बड़ा ये सवाल मेरे ज़बान पे रुका हुआ है, आप मेरा सवाल ले लें फिर आप बोलते रहें। आपने बात की कारकर्दगी की, तो बुज़दार साहब की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। अच्छा, ये अगर आप मुझे सिर्फ बुज़दार साहब के टॉपिक पे लेके आना चाहती हैं तो मैं नहीं अगर आप नहीं मुझे नहीं, 2 मिनट दें सवाल है, सवाल है बस। मैं इत्मीनान बख्श नहीं, इंतहाई इत्मीनान बख्श है। इत्मीनान बख्श नहीं, इंतहाई इत्मीनान बख्श है। बुज़दार का एक ही कसूर है, वो है जुर्म ज़ईफ़ी। उसका अच्छा। एक ही कसूर है कि वो इशराफिया के खानदानों से नहीं है, वो तख्ते लाहौर से नहीं है। पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ आम आदमी का बच्चा, मेरे जैसा, आप जैसा, अगर खुदा न खास्ता किसी तरह से भी सर, आप जब ये बातें मुझसे कह रहे हैं ना, तो मेरे पास कुछ अदाद शुमार हैं जिसमें 3800 केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के पंजाब में टॉर्चर सेल के खासे केसेस सामने आए, जिसमें कई मर्डर्स हुए, जिसमें अभी केसेस चल रहे हैं। पंजाब की हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं। इसी बुज़दार साहब की हुकूमत में कसूर में एक बार फिर बच्चों के केसेस सामने आए, जिसमें बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। यही पंजाब की हुकूमत है जिसमें साहिवाल का वाकया हुआ। तो सर, आप कह रहे हैं इंतहाई इत्मीनान बख्श है। इन वाकयात को देखते हुए भी, आप पंजाब में बैठते हुए भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब अगर सुमैया, अब मुझे देखिए 4-5 आपने वाकयात का भी जिक्र कर दिया। अब ये क्वेश्चन उठ गया है मेरी पंजाब की हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, गवर्नेंस पे। अब जरा मुझे बताने दीजिए लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा कि झक मार के चला जाऊं ऐसी टाइम पास करने के लिए। इसी हुकूमत, पिछली हुकूमत के अंदर जो दावा करती थी, जिसपे कभी किसी ने जुबान नहीं खोली, सबकी जुबानें 2 ताले लग गए उसके ऊपर। पंजाब पिछली हुकूमत थी, उसकी इसी पंजाब पुलिस ने 30,000 कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ की 2016-17 के अंदर। ये आप जिसको कहते हैं उस्मान बुज़दार से ये सुबह नहीं चल रहा। इसी उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने उसी पुलिस से कितनी करवाई है? 58,200 कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ करवाई हैं। एक इतना बड़ा डिफरेंस है। ये तब्दीली का शाखसाना है। खुदा के लिए इक्का दुक्का वाकया को बुनियाद बना के पंजाब की गवर्नमेंट को लाइन नहीं किया जा सकता है। अब मैं डेंगू की तरफ आता हूं। सुमैया, डेंगू के जो सर्ज है, डेंगू का सर्ज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये बदकिस्मती के अंदर एक रीजनल सर्ज है। सिंगापुर में, मलेशिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर ये नंबर्स पूरे पिछले 20 साल की एक हाई हिट को छू रहे हैं। इसमें सिर्फ पंजाब एक्सेप्शन नहीं है। इसके बावजूद भी जो फिगर मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं दुरुस्त नहीं है। अभी जब आप मुझे थोड़ा मौका देंगे, मैं आपको इसके एग्जैक्ट फिगर निकाल, मैं मौका देती हूं आपको। इससे आगे पॉइंट देखें, जरा मुर्तजा से बात करने दें, आप मौका ले लें। सुमैया एक बात जी, एक ये लोगों को सुनने दीजिए कि जिस पंजाब का बड़ा दावेदार थे तख्ते लाहौर के मालकान, जो आज जेलों के अंदर हैं, 56 कंपनियों के डाकू, जिनको कभी टीवी ने सवाल नहीं किया, जब पंजाब छोड़ के गए 8,000 करोड़ के पंजाब में सिर्फ चेक बाउंस हो रहे थे जब इनकी हुकूमत गई। आज इसी उस्मान बुज़दार ने इनको बेल आउट किया है। उस हुकूमत ने आके ये चेक भी दिए हैं और कर्जा भी कम किया है। इसलिए उस्मान बुज़दार को कभी आप मिलान नहीं कर सकते। एक उसकी कमजोरी है। मिलान कौन कर रहा है सर? कौन मिलान कर रहा है? अलता, चले आपको पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगी कि अब जाहिर अपोजिशन में मुझे बात करने की, मुर्तजा क्विकली आप मुझे बताइए। जाहिर ये खबर है और खबर की बुनियाद पर ही हम हमेशा बात करते हैं, हम बेब पर की बात नहीं करते हैं। पंजाब की काबीना में तब्दीलियां आ रही हैं, खबर क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब की काबीना में तब्दीलियां आ रही हैं, बल्कि आज ऑन सीरियस नोट, इट्स नॉट अ लाइटर नोट, सीरियस नोट, अभी जो बुज़दार साहब हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस हवाले से भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे क्या किया जाए। शायद पहले मरहले में काबीना तब्दील की जाएगी और फिर नेक्स्ट मरहले में उस्मान बुज़दार साहब भी तब्दील होंगे। ये बाकायदा तौर पे ये खबर है और एस्टैब्लिश खबर है, क्योंकि वहाँ की जो सूरत हाल है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। और मुर्तजा हमेशा आप अपने खबरों पर स्टैंड करते हैं। आबादी का सूबा है, बिल्कुल सही, बड़ा सूबा है, बड़ी आबादी का सूबा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तमाम तर खबरें हैं। मुर्तजा हमेशा अपनी खबर पर स्टैंड करते हैं, उनकी खबरें काफ़ी हद तक ठीक साबित होती हैं। वक्त साबित कर देगा कि खबर सच्ची थी या नहीं थी या एक रेमर था। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ज़ाहिर है ये तो एक महाज है, ये तमाम तर कारकर्दगी भी है और हुकूमत इस तमाम तर महाज से गुजर भी रही है और हुकूमत का ये कहना है कि कुछ अरसे मालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं समझती। अपोजिशन ने कड़ी तनकीद भी की है और अपोजिशन इस पर लाएअमल बना के बैठ चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी कुछ देर पहले आपने होगी शरीर रहमान साहिबा ने, एहसन इकबाल और दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं ने गुफ्तगू की
और उन्होंने कहा कि अपोजिशन मिलकर लाएअमल बना रही है और अब हम मिलेंगे मौलाना साहब से और उसके बाद ये तय करेंगे कि हम ये लॉकडाउन या फिर आज़ादी मार्च या एहतजाज आखिर करेंगे कब, क्योंकि मौलाना साहब ये कहते हैं कि अक्टूबर में होगा और अपोजिशन भी चाहती है कि मौका करके नवंबर में एहतजाज को लेके जाया जाए। बड़ी कड़ी तनकीद हुई। इससे पहले ज़ाहिर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई। अब ये जो दोनों फरीक़ैन हैं, दोनों अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, ये JUIF से मुलाकात करेंगी और फिर तय करेंगी। शहजाद अली के पास खबर है, उनसे जानते हैं। शहजाद, मुलाकातें हो गई, मशवरा भी हो गया, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हिस्सा बनने जा रही है या नहीं। क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की जो अब से थोड़ी देर कबल मुलाकात हुई है उसमें ये तय हुआ है कि दोनों जमातें जो हैं वो इस मामले पर APC बुलाएंगी और APC में तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मशावरत की जाएगी कि आया जो है वो जो इस्लामाबाद का लॉकडाउन या आज़ादी मार्च का जिसको नाम दिया जा रहा है उसमें किस तरह से शिरकत करनी है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी डेट्स क्या होंगी, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी अहम है। इस हवाले से कल भी मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हसन इकबाल उनकी जानिब से ये इंदिया दिया गया था कि मुस्लिम लीग नून चाहती है और ये मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करके बाकायदा तौर पर हम उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस मार्च को जो है वो नवंबर के में किसी डेट में अनाउंस किया जाए। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात के बाद भी यही चीज सामने आई है कि दोनों जमातें अब जो है वो अलग-अलग से मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करेंगी और उन्हें इस बात पर कायल करेंगी कि इस मार्च की जो अक्टूबर में अनाउंस किया गया था इसको अब नवंबर या दिसंबर में किसी डेट्स में रखा जाए, क्योंकि इस हवाले से दोनों जमातों का ये कहना है कि उनकी अभी फिलहाल इस हवाले से कोई भी तैयारी नहीं है। तो शहजाद चलें, ये तो होगी वक्त की बात। तरीक़ेकार पर ही बात हुई कि तरीक़ेकार तब्दील किए जाने पर ही मौलाना साहब से बात हो गया एहतजाज के? जी बिल्कुल, तरीकाकार पर भी दोनों जमातों को इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस आज़ादी मार्च में जो है वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करेंगे। और बिलावल भुट्टो की जानिब से इससे पहले ये भी एक मौका पर कहा गया था कि हम किसी भी मजहबी एहतजाज या प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी जमात है। तो दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी किस्म का जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके एहतजाज किया जाएगा उसमें ये दोनों जमातें शामिल नहीं होंगी। इस हवाले से दोनों जमातों का वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन अब देखना यह है कि दोनों जमातें मौलाना फजल रहमान को कायल कर पाती हैं, आया कि ये लोग उनके साथ अक्टूबर में, अभी तक इन दोनों जमातों का अक्टूबर में एहतजाज में शामिल होने का कोई भी फैसला नहीं। अच्छा, अक्टूबर तो देखिए शुरू हो चुका है। शहजाद, ये मुलाकात जो मौलाना साहब से है ये कोई शेड्यूल हुई है, कब होगी, कोई डेट वगैरह? जी इस हवाले से हम अपने नाज़रीन के साथ एक बड़ी खबर भी शेयर करते चाहते हैं, क्योंकि कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया था, उन्होंने एक रहबर कमेटी अनाउंस की थी वो बनाई जाए। लेकिन कल इस हवाले से कोई नाम तो सामने नहीं आए थे, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल जो है हमारी ज़राए से बात हुई है, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून ने रहबर कमेटी के नामों का ऐलान कर दिया है जिसमें वो चेयर करेंगे इस कमेटी को। इसमें चारों जो सूबों से मुस्लिम लीग नून जो सरदूर हैं वो शामिल होंगे, KPK, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से। अब यहाँ पर यह भी चीज है कि जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह वो तो जेल में है, उनकी जगह पे अब मुस्लिम लीग नून को यहाँ से कौन हेड करेगा ये नाम अब आना बाकी है। बाकी तीनों सूबों से जो है वो सदूर के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, क्योंकि कल नून लीग की जानिब से ये कमेटी अनाउंस की गई थी लेकिन नाम सामने नहीं आए थे। आज जो है इजलास के बाद हमारी ज़राए से बात हुई तो ये कमेटी के हवाले से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अब कमेटी की हद तक जो है अपनी जो है वो शेयर कर दी है मीडिया के साथ कि ये 4-5 लोग होंगे जो कमेटी बनाई जाएगी, जो मशावरत करने के बाद दीगर जमातों से भी तबादला ख्याल करेगी और जो पार्टी उनको भी इस हवाले से आगाह करेगी। बहुत शुक्रिया शहजाद अली, हमें पूरी खबर दे रहे थे। उस्मान साहब, जाहिर है एक तो वो मामला है जो महंगाई से निपटना है, जो अपने लोगों की कारकर्दगी पर सवाल उठाना है, लेकिन एक मामला अपोजिशन का है। अपोजिशन पर तोल के बैठी हुई है कि कब उनकी आपस में मीटिंग फाइनलाइज हो मौलाना साहब से और वो आ जाएं धरना देने के लिए या फिर लॉकडाउन करने के लिए। उससे निपटने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? देखिए सुमैया, एक तो आप भी जानती हैं और सारा मुल्क भी जानता है, ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन तो है नहीं है। असल में इक़्तिदार के पानी से बाहर गिरी हुई ये मछलियाँ जो तड़प रही हैं आज, इनका ना अवाम मसला है, ना इनका कश्मीर मसला है, ना इनका महंगाई मसला है, ना इनका इन्फ्लेशन मसला है, ना इनका रोज़गार, छत, ना तालीम मसला है, ना सेहत मसला है। इनका एक मसला है, एक ही लड़ी है जिसके अंदर, अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मौलाना फजलुर रहमान को 30 साल कश्मीर कमेटी के हलवे खा खा के अब उनका जो अंदर से उनका पेट है ना वो मांग रहा है हलवा, वो मिल नहीं रहा।
उनको यादें सता रही हैं मुफ्त सरकारी जहाज की, उनको यादें सता रही हैं मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर 30 साल से बराजमात मौसूफ। देखिए इनकी सियासत, इनका रोजी रोटी है सियासत से। इन सारी जमातों की आज जितने भी हैं, इनका घर चलते हैं, चूल्हे चलते हैं, फैक्ट्रियां बनती हैं, एवनफील्ड के अपार्टमेंट आते हैं, सरे महल आते हैं, एयान अली उड़ती है, ये सारा इनका चलता है किससे? सियासत से। अब क्योंकि ये सियासत के अंदर हो गए हैं फेल, पाकिस्तान के लोगों ने वोट की ताकत से इन मुतफ़्फ़न लोगों को उठा के निजाम से बाहर फेंक दिया है। अब ये चाहते हैं हुकूमत को ब्लैकमेल करना, और समझते ये हैं कि इनकी ब्लैकमेलिंग में आके रियासत जो है वो घुटने टेक देगी। पूरा मुल्क जानता है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसका गवाह है कि मौलाना के पास मजहब कार्ड खेलने के अलावा वो बच्चे गरीबों के, नादारों के बेचारे जो ज़कात के पैसे पे इनके मदरसे में पढ़ते हैं, उनसे 5-5 सारी बातें सही हैं सर, नमूसे रिसालत पे इकट्ठा करके। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बता दें, हालात बड़े साजगार हैं, महंगाई नहीं है, मईशत बिल्कुल ठीक जगह डगर पे चल रही है, गैस भी यहाँ पर सस्ती है, पेट्रोल भी सस्ता है, बिजली भी सस्ती है, आप लोगों ने सड़कें बना दी हैं, आप लोगों ने लोगों को रोजगार दे दिया है, लोग जाते हैं तो बेहतरीन ज़बरदस्त कीमत में उनको सब्जी दाल गोश्त मिलता है। अगर ऐसे हालात हैं तो फिर तो आप बिल्कुल अपनी पूरी बात पर 100% सही हैं कि फिर तो कोई निकलने का जवाब ही नहीं बनता। जवाब तो मौजूद है ना निकलने के लिए। देखिए सुमैया, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जितनी भी आपने गुफ्तगू की है इसके अंदर अल्फाज तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन फैसला तो करना है आपने। ज़मीन पे हकीकत क्या थी? क्या जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद पे आके इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, क्या इनके पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा करती थी? पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी ज़बू हाली में पहुँचाने के जिम्मेदार ये तमाम ये मकतबा फ़िक्र है जो आपके टेलीविजन पे आके कहता है हमने हुकूमत को गिराना है। हमें 5 साल का मैंडेट दिया है पाकिस्तान के लोगों ने। अगर हमें 5 साल पूरे हो जाए, हम डिलीवर ना कर सकें, अगर 5 साल में हम गरीब का कुछ ना कर सके, 5 साल में तालीम का कुछ ना कर सके, 5 साल में पुलिस ठीक ना कर सके, मुआशियात का कुछ ना कर सके, तो सबसे बड़ा जो एहतजाज हमारे खिलाफ उठेगा वो अगले इंतखाबात के अंदर था। लेकिन सुमैया याद रखिए, इनको मसला क्या पड़ा हुआ है? इनको मसला यह है कि केपीके के अंदर हमने वो कर दिखाया। पहले साल में जब हमारी हुकूमत थी ना केपीके के अंदर, ये सारे एलिमेंट कहा करते थे जी केपीके तबाह हो गया, वहां पे कभी इनको वोट नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी की बुनियाद पे इमरान खान वहां से वोट लेके आए हैं। 5 साल तो देने चाहिए, बिल्कुल सही। हमें 5 साल इस हाँ बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन। बस साहब मुझे ज़ाहिर ब्रेक भी लेना है, मैं चाहूंगी मुर्तज़ा का शॉर्ट। मुर्तज़ा बस चले, मैं मुर्तज़ा से आके बात करती हूँ, ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके ज़रा मुर्तज़ा से बात करते हैं कि ये किस तरह से अपोजिशन कह रही है कि कल की जाती आज चली जाए हुकूमत, कैसे गिराएंगे हुकूमत, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जो मैं सवाल दे के गई थी मुर्तज़ा आपको, तो आप मुझे ज़रा बताइए कि जो अपोजिशन बातें कर रही है और अभी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि कल की जाती आज चली जाए हुकूमत, हम उसको घर बेच के दम लेंगे, कैसे भेजेंगे घर? क्या तरीक़ाकार क्या है अपोजिशन के पास? ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि अपोजिशन यूज़ कर रही है, और हमेशा से अपोजिशन का यही काम होता है कि हुकूमत को डरा के रखना और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहना। साथ साथ जिस तरह आपने मौलाना फजल रहमान साहब की पॉलिटिक्स देखी है, वो एक बहुत कामयाब सियासतदान रहे हैं, लेकिन वो हमने ये देखा है कि वो उसमें उन्होंने बहुत सारी जगहों पे असूल पसंदी जो है वो उसका मुजाहरा नहीं किया। पॉलिटिक्स में ये भी होता है कि कुछ लोग जो वादा वहीद जो मसालत जो होती है वो कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो इनका भी नाम उसी जगह पे जो है वो लिया जाता है। इस वजह से दोनों बड़ी सियासी पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, वो साथ चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि कहीं मौलाना बिल्कुल बीच मंझदार में अपना सौदा बेच के और कहीं वो अपनी नैया पार लगा के बैठ जाएंगे और ये दोनों पार्टियां देखती रह जाएंगी। तो एक तो ये इनके खदशात हैं। ओरिजिनली जो हमारी बात हुई है मरकज़ी लीडरशिप के साथ, उनमें ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह हमेशा ही आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई बड़ी खबर ज़रूर होती है, तो आज की यही खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस आज़ादी का जो मार्च है उसको ज्वाइन कर रही है। अच्छा। आज उसकी कंसेंट बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो दे दी है। अच्छा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मीटिंग में दी गई है,
और उनसे उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि अभी तक फ़िलहाल हम सिर्फ आज़ादी मार्च में शिरकत की जो है वो फैसला कर लेते हैं। ठीक है। हमने जो धरना है उसमें नहीं बैठना, धरने में नहीं बैठना। ये दो पार्ट्स में है ये फैसला। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आज़ादी मार्च जो भी होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शो ऑफ पावर कर देगी, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ भी उसमें आ जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी एक साइड पे ये बात दूसरी उन्होंने की है कि वो धरने का हिस्सा नहीं होगी अगर मौलाना साहब ने कुछ धरना दिया। उसकी उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि अगर हम गुज़िश्ता हुकूमत में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो उसको हम अनलॉफुल कहते थे और आज हम ये इस धरने को कैसे लॉफुल कह सकते हैं, ये उनकी जो है वो सोच है। और दूसरी बात ये है कि कल ही ये मुलाकातें होंगी, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात जो है वो मौलाना फजल रहमान से होगी और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो भी कल मिलेंगे। तो ये मुलाकातें जो हैं इस तरफ जारी हैं और इसके बाद फिर फैसला ये होगा कि नवंबर में होगा, जो कुछ भी होना है नवंबर में होगा। और मौलाना फजल रहमान यानी कि नवंबर में होने वाला है और अभी भी जाहिर है, बिल्कुल सही, वो उनको भी जाहिर है, उनसे ही बात की जाएगी कि लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन जो है वो नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे। तो पार्टियां इस बात के ऊपर आ रही हैं कि लॉकडाउन ना किया जाए, ना कोई धरना दिया जाए, एक आज़ादी मार्च, बस ये आज़ादी मार्च होगा और उसका पीपल्स पार्टी हिस्सा होगी। मुझे पेट्रोलियम मसनूआत की खबर पे भी आने नाज़रीन पे बात करेंगे, प्रोग्राम पर आते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे से हम बात करें नाज़रीन। हुकूमत बारहा कह चुकी है कि जब भी आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो इनका फ़ायदा हम आवाम तक पहुँचाएंगे, लेकिन ये फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच सका है और ओगरा की जो समरी थी 2.6% कमी की, वो हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है। कफील हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। कफील, क्या वजह क्या बयान की हुकूमत ने, क्यों कमी नहीं की गई? देखिए, गवर्नमेंट ने जो है इस मरतबा पेट्रोलियम लेवी, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो मसनूआत है उसमें पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है वो 1 अक्टूबर यानी कि आज से जो है वो पेट्रोल के ऊपर ₹2.18 का इजाफा किया गया टैक्स में, और ये हो गया है ₹17.18 पर लीटर। अगर डीजल की बात करें तो डीजल में जो है वो 76 पैसे का इजाफा किया गया और ये हो गया ₹20.76 पर लीटर। इसके अलावा जो लाइट डीजल ऑयल है उस पर जो है वो ₹2 का इजाफा किया गया और इस पर जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स है वो ₹5.06 पर लीटर हो गया, जबकि जो मिट्टी का तेल है उसमें ₹1 कमी की गई है और वो ₹4.98 पर लीटर हो गया। जो ज़राए है वो जो गवर्नमेंट ज़राए हैं उनका कहना यह है कि जो इससे 4 अरब रुपए हुकूमत के रेवेन्यू में जमा होंगे, और इसका ट्रेड डेफिसिट है उसमें जो है वो माली साल के इख्तिताम तक जो है वो तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए हुकूमती खजाने में जो है वो जमा हो सकेंगे। कफील, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है ये तमाम तर रकम जो रेवेन्यू से हासिल होगी वो कौमी खजाने में जमा होगी। ये तमाम तर जो एक वजह थी जिसकी वजह से हुकूमत ने इस समरी को ओगरा की मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, अब से कुछ दिन PIA के डे केयर सेंटर की कुछ वीडियोस सामने आई थी जो कि दिल दहलाने वाली थी। मासूम बच्चों के साथ वहाँ डे केयर की जो मुलाजमाएँ थीं वो इंतहाई इंसानियत सोच सलूक करती हुई दिखाई दी, जिसमें ये पहली वीडियो जो सामने आई जिसमें एक वहाँ डे केयर की मुलाजमा छोटे से बच्चे पर चप्पल मारती है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाती है और ये सलूक किया जाता है, जिस पर PIA इंतज़ामिया का कहना था कि ये 1 साल पुरानी वीडियो है और ये अब जो है वो वायरल हुई है। लेकिन ये एक वीडियो नहीं थी, ऐसी कई वीडियोस सामने आई और इन वीडियोस में मुख्तलिफ मुलाजमाओं को देखा गया। ये दूसरी वीडियो जिसमें एक डे केयर की मुलाजमा मेट जो कि एक छोटे से बच्चे को कोर्ट में बुरी तरीके से पटकती है, उसको मारती है। ये मासूम बच्चे जिनकी माएँ उनको डे केयर छोड़ के जाती हैं, जो PIA मुलाजमत करती हैं, उन बच्चों के साथ ये सलूक किया जाता है। इरशाद संजरानी, हमने मान लिया कि ठीक है ये वीडियोस अभी की नहीं हैं, ये पिछले साल की हैं, जितनी भी ख़वातीन इसमें दिखाई दे रही हैं सबको नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका होगा, लेकिन क्या उसके बावजूद ये सलूक होना बंद हो गया होगा डे केयर में? देखिए सुमैया रिजवान, इस पे जो है मामला है कि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है और जिस PIA की मुलाजिमा का जो बच्चा था उसने कहा है कि PIA इंतजामिया और इनके खिलाफ जो मिस्र मतलूब इनका नाम है, इन्हें फारिग कर दिया गया है और जो
तर्जुमान पीआई जरा साथ रहेगा इरशाद जरा साथ रहेगा। मैं आपसे मज़ीद बात करती हूँ। शमीम अकमल साहब हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं एयर लीग यूनियन PIA के, उनसे बात करते हैं। शमीम साहब, सवाल मेरा यही है सर कि तमाम तर मुलाजमाएँ जो कि मुख्तलिफ हैं वीडियोज़ में, जिन्होंने तशद्दुद किया बच्चों पर, उनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया, उनको मारा पीटा, अगर सबको ही फारिग किया गया नौकरी से, तो क्या वहाँ का माहौल तब्दील कर दिया आप लोगों ने डे केयर का? देखिए, उसमें जो डेलीवेज के मुलाजमीन से उनको फारिग कर दिया गया है जी। कुछ जो परमानेंट थी वो चली गई हैं अमेरिका छोड़कर। अच्छा, ठीक है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, है ना। अब मतलब यह है कि उस माहौल में कुछ बेहतरी लाई गई है। अच्छा, इंतजामिया की तरफ से जो हॉल है उसको एयर कंडीशन किया गया है, उसको रेनोवेट किया गया है और अब कुछ बेहतरी। लेकिन बात बुनियादी इशू ये नहीं है। देखें, बुनियादी इशू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कौमी इदारा है। आप सवाल उसके बारे में मुझसे पूछें कि कौमी इदारे की सूरत हाल क्या है, वो किस बुरान से गुजर रही है, उसकी कैफियत क्या है ना। इंतजामिया क्या कर रही है वहाँ पे इस वक्त, इंतजामिया का क्या किरदार है, ये बड़े अहम सवाल हैं जो चाहिए पूछने। लेकिन शमीम साहब, मेरा आज का मुद्दा ये नहीं है। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है या ये फ्रस्ट्रेशन है जो वहाँ की मेड्स बच्चों पर निकालती हैं, या फिर आप लोगों ने CCTV लगवाएं? अभी तो मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ। अभी दो टीवी लगवाए हैं, CCTV लगवाए हैं इन्होंने 2 वहाँ पे। ठीक है, 2 CCTV लगवाए हैं इन्होंने इस वक्त। अभी कुछ बेहतरी उन्होंने की है वहाँ पे। उम्मीद है कि आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। चले, हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी पुरुम्मीद हैं। शमीम साहब, आप इतना ज़्यादा पुरुम्मीद होकर बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, बहुत शुक्रिया आपका। संजरानी, ऐसे वाकयात को रोकने के लिए, ज़ाहिर है आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस तमाम तरह स्टोरी को शुरू से, रोकने के लिए आपको लगता है कोई संजीदा इकदाम कर रही है PIA इंतजामिया या फिर डे केयर की इंतजामिया? देखिए, डे केयर की जो अब उसके बाद जो है 1 साल के बाद ये जब वायरल हुई है, उस पर जो है PIA इंतजामिया सिर्फ वो देख रही है कि ये वायरल किसने किया। अब उस मुलाजिम के खिलाफ जो है भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जरूरी है कि जो योमिया जो तनख्वाह पर काम करने वाले, उन पर बहुत प्रेशर होता है। ये मुलाजिम मिसेस मत्तू भी डे केयर में जो है योमिया मुलाजमत करती थी। अब भी देखिए, मुलाजमीन का कहना है कि PIA इंतजामिया को बेहतरी करनी चाहिए, माली बेहतरी करनी चाहिए, माली मामला सही करने चाहिए। फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं तो बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी आपका, गुलाम बहुत शुक्रिया, उस्मान सईद बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, अगर कुछ और माली मामला है, खुदारा इन मासूम बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन अपनी ना निकालें। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।